हेलो। आज हम लोग अपनी यात्रा टैक्सोनॉमी पे यानी यूनिट 1 पे जो हम लोगों ने प्रारंभ की है उस पे एक कदम और तय करेंगे। आज हम लोग जो पहला चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है द लिविंग वर्ल्ड, उसमें बीइंग अलाइव व्हाट डज इट मीन, ये पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस कर दिया था। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें जो बेसिक टैक्सोनॉमी है उस पर आप बातचीत करेंगे। उसके अलावा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, कीमो टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी, स्पीसीज पार्टिकुलरली बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट क्या है, और उसके बाद फिर नोमेनक्लेचर, हाउ स्पीसीज आर गिवन नेम, और फाइनली क्लासिफिकेशन के अलग अलग टाइप्स पे बातचीत हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा टैक्सोनॉमी पे आने के पहले दो बातें मैं पहले कह दूं। एक तो ये है कि टैक्सोनॉमी पे जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं यूनिट 1, इस यूनिट के प्रति बच्चों में, स्टूडेंट्स में रुझान कम होता है। इंक्लिनेशन टू लर्न टैक्सोनॉमी इज कंपेरेटिवली लोअर साइड, ये थोड़ा कम होता है कंपेयर टू अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, इससे मैं एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी इस तथ्य को स्वीकार ज़रूर करता हूँ कि ये प्रिवेल करता है, ये टेंडेंसी प्रिवेल करती है अमॉन्ग स्टूडेंट्स, और आई विल हैव टू एक्सेप्ट इट। और इसीलिए एक और ब्रांच में स्टार्ट लूँगा इसी वीक में। तो साइमल्टेनियसली हम लोग दो ब्रांचेस पे बातचीत करेंगे। और एक और सूचना मैं देना चाहूँगा कि 12th के भी टॉपिक पे मैं लेक्चर अपलोड करना शुरू करूँगा। आई इंटेंड टू कंट्रीब्यूट, मैं चाहता हूँ कि कंट्रीब्यूट किया जाए ज़्यादा विग्रस तरीके से, बिकॉज ऑलरेडी मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट लिया है। अभी जो चर्चा जो हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं उस पर आने के साथ एक और चीज़ जो मैंने कहा टैक्सोनॉमी के रेफरेंस में, उसमें एक दो चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, और वो ये कि कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रेफरेंस मत शो किया कीजिए। सारे टॉपिक के प्रति आप यूनिफॉर्म तरीके से प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए। सारे टॉपिक पे आपका ओवरऑल अप्रोच टू एवरी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एक तरह का होना चाहिए। न तो किसी के प्रति प्रेफरेंस होना चाहिए और न ही किसी को आप प्रायोरिटी में नीचे रखने की कोशिश कीजिए। जहाँ पे आप इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन करेंगे कि दिस इज़ कंसेप्चुअल, दिस इज़ मोर इंटरेस्टिंग, वहीं पे आपकी प्रिपरेशन में डेंट लगेंगे, वहीं पे आपकी प्रिपरेशन जो होगी वो बाधित होगी। तो इस ट्रैप में पड़ने से कि ये ब्रांच हमारा जेनेटिक्स या बायोकेमिस्ट्री या फिजियोलॉजी मेरी लाइकिंग का है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी या टैक्सोनॉमी ये मेरे चॉइस का नहीं है, ये दिमाग से बिल्कुल निकाल करके आप इस यात्रा पे आगे बढ़ेंगे। ये एडवाइस बहुत ही एसेंशियल है, बिल्कुल आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेसिक शर्त ये होने जा रही है। इसमें किसी भी तरह से कभी भी कोई कंप्रोमाइज़ प्लीज़ मत करिएगा। अब आ जाइए कि टैक्सोनॉमी क्या होगा। मैंने डे 1 को जब आपको इंट्रोड्यूस किया था उस समय भी मैंने ये बात आपको बता दी थी कि टैक्सोनॉमी क्या है। आज उसको थोड़ा सा विस्तार हम लोग देंगे। सबसे पहली बात, अगर इसके कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज को रिकॉर्ड किया जाता है। 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड। हालांकि रॉबर्ट मे ने जो सबसे साइंटिफिक एस्टिमेशन ग्लोबल स्पीसीज का किया है उसके डाइवर्सिटी का, तो उसको उन्होंने कहा है कि अप्रॉक्सीमेटली ये 7 मिलियन संख्या है। रॉबर्ट मे के अनुसार जो ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी है पूरी दुनिया में, इस ग्लोब पे जो तमाम स्पीसीज एग्जिस्ट करते हैं उनकी संख्या 7 मिलियन है। और कंपेयर टू दैट अभी जो हम लोग रिपोर्ट करते हैं कि ये जो कहा जा रहा है कि ये संख्या 1.7 या 1.8 है, इससे थोड़ा अगर कम भी माने तब भी ये ह्यूज डाइवर्सिटी है। प्रश्न ये खड़ा होता है कि इस ह्यूज डाइवर्सिटी को हम कैसे स्टडी करें। खास करके ये बात इसलिए समस्याजनक हो जाती है क्योंकि दुनिया में इतनी देश, इतनी तरह की भाषाएं, तो किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए जो उसका जिस भाषा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो देश और उस देश के हिस्से के अनुसार लगभग बदल जाता है। हम लोग अपने ही देश में किसी एक पौधे का नाम लेकर के देखें तो उसके 25 नाम आपको मिल जाएंगे।
ऐसी परिस्थिति में अगर ग्लोबल लेवल पे किसी स्पीसीज के बारे में अगर हमको बातचीत करनी है, किसी पौधे या किसी जानवर के बारे में अगर हमको अध्ययन करना है, तो इट विल बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि हम जिस नाम के सहारे उसको हम स्टडी करने जा रहे हैं, वो नाम हमारे ही देश के दूसरे हिस्से में लोगों को नहीं पता है कि ये किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में वो जो स्टडी होगा उसका कोई एक्सेप्टेंस नहीं होने जा रहा है। और जहाँ इतनी बड़ी डाइवर्सिटी हो, वहाँ आप सहज कल्पना कर सकते हैं कि कितनी कॉम्प्लेक्स स्थिति है। इस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने का जो उपाय निकाला गया, वही उसी वे आउट को आप टैक्सोनॉमी कहते हैं, उसी वे आउट को आप टैक्सोनॉमी कहते हैं। और ये जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, इसमें बेसिकली प्रिंसिपल एंड प्रोसीडियर होता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो भी होंगे, हाउ टू क्लासीफाई देम, ये जो बात होगी ये टैक्सोनॉमी में शामिल होने जा रही है। तो ऑब्वियसली क्लासिफिकेशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीड्यूर। कुछ एक सिद्धांतों पे कुछ तरीके का इस्तेमाल करके ये वर्गीकरण हम लोग करते हैं। आप याद कीजिए, मैंने D1 को जो लेक्चर आपको दिया था, उसमें मैंने आपको बुक की एनालॉग ली थी टैक्सोनॉमी को समझाने में। स्टिल पूरा वो एग्जाम्पल मैं दोबारा साइट नहीं करूँगा, लेकिन याद कीजिए मैंने आपसे यही कहा था कि अगर 1000 किताबें हों और उन 1000 किताबों में किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट की किताब को निकालना हो, और किताबों को अगर आपने रैंडमली रखा हुआ है, तो निश्चित तौर पे किताब मिल भी सकता है तुरंत, और किताब के मिलने में काफ़ी देरी भी लग सकती है। ये हो सकता है कि आप 50 किताब पलटें, उसके बाद आपको जो बुक आप खोज रहे थे वो मिले। अगर रैंडम तरीके से आपने रखा है, अगर बुक्स को आपने सेल्फ वाइज रखा है, सेल्फ पे रखा है, सेल्फ पे आपने बुक का जो अरेंजमेंट किया है वो किया है कि लोअर स्टैंडर्ड की जो किताबें होंगी उनको बॉटम पे, फिर उसके बाद बढ़ते क्रम में स्टैंडर्ड 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से अगर अरेंज आपने किया है, और आपसे कहा जा रहा है कि 10th की मैथमेटिक्स की किताब निकाली है, तो 10th जो शेल्फ होगा वहाँ तक अगर आप पहुँचें, देयर यू विल फाइंड द बुक्स ऑफ द 10th स्टैंडर्ड। और उसमें भी अगर आपने उस शेल्फ पे जो किताबों का अरेंजमेंट किया है, उसके लिए भी अगर सब्जेक्ट वाइज आपने एक निश्चित प्रिंसिपल तय किया हुआ है, तो मैथमेटिक्स का नंबर जो भी आया होगा, जो भी आपने नियम बनाया होगा, उसके अनुसार आप मैथमेटिक्स या साइंस जो भी किताब आप खोज रहे हैं, यू कैन फाइंड दैट वन। एक और बात हमने आपको समझाई थी और ये कहा था कि 8th शेल्फ पे ऑब्वियसली कि 8th स्टैंडर्ड की किताब होगी। अगर आपने हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान के हिसाब से किताबों को अरेंज किया हुआ है, तो पहले स्थान पे कोई भी किताब होगी, तो बिना किताब को देखे हुए भी आप कह सकते हैं कि ये पुस्तक जो है वो पुस्तक किसकी होगी, तो ये पुस्तक निश्चित तौर पे हिंदी की होने जा रही है, अगर आपने ये नियम बनाया हुआ है तो टैक्सोनॉमी इसी ये जो साइंस है, इस साइंस में यही प्रिंसिपल हम लोग तय करते हैं, यही तरीका तय करते हैं जो चीज़ों को, जो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सके। तो प्रिंसिपल एंड प्रोसीडियर टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म इज एक्चुअली टैक्सोनॉमी। देयर आर 2 बेसिक फंक्शन ऑफ टैक्सोनॉमी। एक कि कौन सी यूनिट होगी, बेसिक टैक्सोनॉमिक यूनिट क्या होगा, तो बेसिक टैक्सोनॉमिक यूनिट को हम लोग कभी भी कहते हैं कि दैट इज स्पीसीज। और दूसरी बात कि उनको हम कैसे उनका जो ग्रुप होगा उनकी ग्रुपिंग कैसे करेंगे, एंड हाउ वी आर गोइंग टू अरेंज देम। तो बेसिक टैक्सोनॉमिक यूनिट को आइडेंटिफाई करना और फिर वो तरीका निकालना कि उनको उनकी ग्रुपिंग की जा सके। ऑब्वियस है कि दिस काइंड ऑफ ग्रुपिंग वुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलैरिटीज और रिजेम्बलेंसेस, और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से सर्टेन डिफरेंसेस पे बेस्ड होगा, और उसके बाद वो तरीका खोजना कि उनको अरेंज कैसे किया जाए। ये बेसिक फंक्शन टैक्सोनॉमी का होने जा रहा है। इसके बाद जो मुद्दा आएगा वो मुद्दा ये है कि सामान्यतः सिस्टमेटिक्स, टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन को सिनोनिमस तरीके से लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जी सिम्पसन एक बहुत इमिनेंट टैक्सोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने इन तीनों शब्दों को एक दूसरे से अलग माना है। उन्होंने इसको इंटरचेंजेबली या सिनोनिमस तरीके से यूज़ नहीं किया है। सिस्टमेटिक्स के बारे में उनका ये कहना है कि ये स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिज्म की पूरी विविधता का अध्ययन अगर आप करते हैं तो ये जो होगा सिस्टमेटिक्स होगा। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि एट द सेम टाइम यू विल हैव टू कंसीडर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सिर्फ आप डाइवर्सिटी ही नहीं स्टडी करते हैं, उसका इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप होगा, विकास क्रम में वो कौन सा संबंध दिखाता है, इस पे भी आप बातचीत करते हैं। और उसके साथ ये भी है कि जो आप ग्रुपिंग करेंगे, उस ग्रुपिंग के करने के बाद हर लेवल पे
जो हियरार्की होगी क्लासिफिकेशन की, उसके हर लेवल पे यूनिक फीचर क्या है, जो पार्टिकुलर लेवल क्लासिफिकेशन में होगा वहाँ यूनिकनेस क्या होने जा रहा है, इस पर भी आपको एम्फेसाइज करना होगा। टैक्सोनॉमी का जहाँ तक सवाल है उसमें उन्होंने ये कहा कि ये प्रिंसिपल एंड प्रोसीडियर होगा क्लासिफिकेशन का, और क्लासिफिकेशन के बारे में सिम्पसन ने ये कहा कि इट विल बी सब टॉपिक ऑफ सिस्टमेटिक्स, और ये जो सब टॉपिक सिस्टमेटिक्स का होगा इसमें ऑर्डरिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक पार्टिकुलर क्रम देने का काम क्लासिफिकेशन में किया जाएगा। हम लोग ये जो मुद्दा है इस मुद्दे को बस जानिए, इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं है जो डिफ़िकल्ट हो, लेकिन डेफिनेटली आपको इतनी बेसिक बातें जाननी चाहिए। अब इसके बाद जो एस्पेक्ट आएगा वो होगा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी या फेनेटिक्स या एडेंसोनियन टैक्सोनॉमी। देखो, टैक्सोनॉमी में बहुत काम हो रहा है, और अगर अनफॉर्चुनेटली आप मेडिकल कॉलेज में नहीं गए या डेंटल कॉलेज में नहीं गए, अगर आप लाइफ साइंसेस, बॉटनी वगैरह अगर आपको पढ़ना पड़ा, तो नेचुरली आपको जो टैक्सोनॉमी के मोर एडवांस ब्रांचेज जो होंगे या टैक्सोनॉमी आज जिस दिशा में बढ़ रहा है उन पे अगर आपको बढ़ना पड़ा तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में बड़ा एग्जॉस्टिव डिस्कशन आपको करना होगा। लेकिन यहाँ पे एकदम एलिमेंट्री बातचीत हम लोग टैक्सोनॉमी पे, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बारे में करने जा रहे हैं। इसमें देखिएगा कि आप जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स ले सकते हैं उतने कैरेक्टरिस्टिक्स लीजिए। ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्वेबल होने चाहिए और हर कैरेक्टरिस्टिक को इक्वल वेटेज देना होगा। अब ये जो तीसरी बात अभी हमने कही कि हर कैरेक्टरिस्टिक को इक्वल वेटेज देना होगा, इसका क्या मतलब है? तो देखो, जो क्लासिकल टैक्सोनॉमी था उसके क्लासिकल टैक्सोनॉमी में अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेटेज दिया जाता है फ्लोरल कैरेक्टर को। फ्लोरल कैरेक्टर पे बहुत ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, वेजिटेटिव फीचर्स पे उतना ज़्यादा वेटेज नहीं रहता है। आप अगर अपनी बुक में भी देखेंगे एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज का डिस्क्रिप्शन, देयर यू विल फाइंड कि फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे ढेर सारा डिस्कशन आपको मिलेगा कंपेयर टू नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बीइंग साइटेड इन द वेजिटेटिव फीचर्स। तो पॉइंट सिर्फ एक लाइन का है कि फ्लोरल कैरेक्टर बहुत एम्फेसाइज होते हैं क्लासिकल टैक्सोनॉमी में, लेकिन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स उतने एम्फेसाइज नहीं होंगे। बट इन न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी अव्वल कि आप जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उतने कैरेक्टरिस्टिक ले सकते हैं। बड़ा यहाँ स्पष्ट लिखा गया है कि ये जो पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है एज पॉसिबल, मतलब एज मेनी कैरेक्टरिस्टिक एज पॉसिबल, जितने कैरेक्टरिस्टिक पॉसिबल हैं उतने लीजिए, हर कैरेक्टरिस्टिक को इक्वल वेटेज दीजिए। अब यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा होगा कि अगर इतने कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे तो डेफिनेटली जब आप कंपेयर करेंगे तो इट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग। लेकिन ये कोई समस्या इसलिए नहीं है क्योंकि जब कभी भी आप जितना भी स्पीसीज लेना है ले लीजिए, जितने तरह के पौधों को लेना है ले लीजिए, जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स लेनी है आप ले लीजिए, उनका कंपैरिजन और सब्सिक्वेंटली उनका रिजेम्बलेंस ट्रेस करना कहीं कोई समस्या इसलिए नहीं होगी क्योंकि हम लोग इस टैक्सोनॉमी में कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी और इसलिए कंपैरिजन कहीं कोई इशू इसमें नहीं होने जा रहा है। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी या फेनेटिक्स या एडेंसोनियन टैक्सोनॉमी में इतनी बात आप याद रखें। नंबर एक जो पहली बात हमने कही वो ये कहा कि इसमें एज मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स एज पॉसिबल आर यूज फॉर कंपैरिजन, नंबर 1। नंबर 2, एवरी कैरेक्टरिस्टिक इज गिवन इक्वल वेटेज। नंबर 3, हमने ये आपको कहा कि ये जो होगा वो सिर्फ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिनको हम लोग कंसिडर करेंगे और फिर विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हम लोग उनको कंपेयर करने जा रहे हैं। तो अब ये है कि यहाँ न्यूमेरिकल मेथड्स को यूज करेंगे फॉर इवेल्युएटिंग सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस विच विल बी एग्जिस्टिंग अमॉन्ग देम। अब इसके बाद बात आती है किसकी? तो साइटोटैक्सोनॉमी पे। तो देखो, साइटोटैक्सोनॉमी का मतलब है कि अगर आप टैक्सोनॉमी में साइटोलॉजिकल फीचर्स को यूज करने जा रहे हैं, अब साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे अगर आप टैक्सोनॉमी में चीज़ों को वर्गीकृत करने जा रहे हैं या उनके बीच के रिलेशनशिप को ट्रेस करने जा रहे हैं तो ये साइटोटैक्सोनॉमी कहलाएगा। लेकिन कौन से साइटोलॉजिकल फीचर्स होंगे जिनका इस्तेमाल किया जाएगा? तो 2 कैरेक्टर्स ऐसे होंगे साइटोलॉजी के जो बहुत रिलेवेंट है। नंबर 1,
कैरियोटाइप। कैरियोटाइप का मतलब होता है सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पार्टिकुलर सेट ऑफ क्रोमोसोम। एक जो क्रोमोसोम का सेट होगा उसकी जो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, सेट ऑफ क्रोमोसोम में कितने, जो सेट है क्रोमोसोम का उसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं, उन क्रोमोसोम्स का शेप और साइज कैसा है। आप पार्टिकुलरली उसमें देखेंगे कि सेंट्रोमियर का पोजीशन क्या है, सेंट्रोमियर के पोजीशन के अकॉर्डिंगली आर्म्स का लेंथ कैसा है, ये सारी सूचनाएं सैटेलाइट्स हैं या नहीं है, इस तरह की जो तमाम सूचनाएं होंगी उन्हीं तमाम इंफॉर्मेशंस को कलेक्टिवली आप कैरियोटाइप कहेंगे। एक और दूसरी बात, व्हाट वुड बी द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, पार्टिकुलरली मियोसिस। मियोसिस के समय क्रोमोसोम्स का क्या बिहेवियर है वो, और कैरियोटिपिक जो फीचर्स होंगे, ये दो ऐसे फीचर्स हैं जिनको हम लोग एक्सटेंसिवली यूज कर रहे हैं आज की तारीख में टैक्सोनॉमी में, और इसी यूटिलाइजेशन ऑफ साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स को हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, साइटोटैक्सोनॉमी है। अब इसके बाद आप चर्चा जो करेंगे दैट विल बी कीमोटैक्सोनॉमी। तो देखो प्लांट में खास करके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनका हम लोग उनके बारे में कहते हैं, जो पार्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे प्लांट में वो स्टेबल फीचर्स हैं, और स्टेबल फीचर होने का मतलब है कि वो चेंज नहीं करने जा रहे हैं, और इस तरह का कोई फीचर अगर है तो उसका टैक्सोनॉमिक महत्व होता है, उसको आप आधार बना सकते हैं क्लासिफाई करने के लिए। तो अगर हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे वर्गीकरण का काम करें, अगर पार्टिकुलर केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, पार्टिकुलर केमिकल कंपाउंड है, और उस आधार पे अगर हम वर्गीकरण कर रहे हैं, चीज़ों को एक ग्रुप उनका क्लस्टरिंग कर रहे हैं या उनके बीच में फ़र्क अगर कर रहे हैं, तो ये कीमोटैक्सोनॉमी होगा। आज की तारीख में डीएनए में जो बेस सीक्वेंस है या जो पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, दे टू आर प्लेइंग क्रूशियल रोल इन डिसाइडिंग द सिमिलैरिटीज़ विच एग्जिस्ट अमॉन्ग देम। जो अलग अलग ग्रुप हैं उनके बीच में जो सिमिलैरिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, जो डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, इसको डिसाइड करने में बेस सीक्वेंस जो डीएनए का होगा या अमीनो एसिड्स का जो सीक्वेंस होगा पॉलीपेप्टाइड चेन में, वो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन के रूप में काम कर रहे हैं। ये जो चीज़ होगी इसी को हम लोग कहेंगे कि ये कीमोटैक्सोनॉमी है। एंड नाउ वी शिफ्ट ऑन स्पीसीज। स्पीसीज को हम लोगों ने शुरू में ही कहा कि स्पीसीज जो होगा दैट विल बी बेसिक टैक्सोनॉमिक यूनिट। मैंने आपको कहा कि टैक्सोनॉमी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होगा दैट विल बी टू आइडेंटिफाई द taxonomic unit, basic taxonomic unit, and the basic taxonomic unit is species। जैसे उस बुक के एनालॉग को एक बार और आप याद कीजिए। मैंने बुक के एनालॉग में आपसे ये कहा था कि आप अपने घर में किताबों को अरेंज करने, बुक्स को अरेंज करने जा रहे हैं। आई डिड नॉट से कि आप पेजेस को अरेंज करने जा रहे हैं। आपने जो बुक की आपने जो अरेंजमेंट किया वो अरेंजमेंट किसका किया, तो बुक्स का अरेंजमेंट किया। आपके उस पूरे अरेंजमेंट में बुक वॉज द यूनिट, यू डिड नॉट choose the pages as units। आपने पन्नों को यूनिट्स के रूप में नहीं चुना। दैट वाज क्लियर लॉजिक है कि अगर आप पन्नों को चुनेंगे तो उसके आधार पर जो क्लस्टरिंग करेंगे वो क्लस्टर जो होगा वो बिल्कुल वो किसी भी इंफॉर्मेशन को कन्वे नहीं करने जा रहा है। तो जो यूनिट आपने ली थी उसमें यूनिट क्या था, वो बुक्स थी। एवरी बुक वाज वन यूनिट, हर किताब एक यूनिट थी। ठीक उसी तरह अगर आप टैक्सोनॉमी की बात करें तो कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म यूनिट नहीं है। स्पीसीज इज द यूनिट, बट व्हाट स्पीसीज इज। तो स्पीसीज को टाइम टू टाइम बहुत तरीके से लोगों ने डिफाइन करने की कोशिश की, लेकिन टैक्सोनॉमी में जो कंसेप्ट हम लोग स्वीकार करते हैं दैट इज़ बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। उस पर आने के पहले दो चीज़ें, जो स्पीसीज टर्म है वो जॉन रे ने प्रपोज किया था उस टर्म को, और जो बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट है उस बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट को देने का क्रेडिट दिया जाता है अर्नस्ट मेयर को। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट क्या कहता है, तो बायोलॉजिकल स्पीसीज ये कहता है कि इट इज़ एक्चुअली ए ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन। इंटरब्रीड करने वाले नेचुरल पॉपुलेशन का ये ग्रुप होने जा रहा है। इंटरब्रीड करने वाले नेचुरल पॉपुलेशन के ग्रुप को स्पीसीज आप कहेंगे, लेकिन ये जो होगा रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होने जा रहा है फ्रॉम अदर सच ग्रुप। इस तरह के अन्य ग्रुप से ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होगा। इफ यू से कि ये इंटरब्रीडिंग ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, व्हाट डज इट मीन, तो उसका मतलब ये होगा कि यदि मैं बिहार के धान के पौधों की बात करूं तो वो एक पॉपुलेशन को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या हमारे यहाँ के धान के पौधे यूपी के धान के पौधों के साथ इंटरब्रीड करेंगे या श्रीलंका के धान के पौधों के साथ इंटरब्रीड करेंगे?
तो ऑब्वियस सा आंसर है कि करेंगे। लेकिन अगर ये बात कही जाए कि क्या ये धान के पौधे मकई के पौधों के साथ इंटरब्रीड करेंगे, तो आंसर वुड बी कि नहीं, वो नहीं करने जा रहे हैं। तो दुनिया भर के जितने भी धान के पौधे होंगे, धान मीन्स पैडी जिससे चावल निकलता है, ये जो धान के जो पौधे होंगे दुनिया के, अगर हर देश के धान के पौधों का एक पॉपुलेशन माने, और अभी हम माने कि दुनिया के 100 देशों में धान की खेती होती है या 150 देशों में धान की खेती होती है, तो देयर विल बी 150 पॉपुलेशंस ऑफ पैडी प्लांट्स, और ये टुगेदर दे विल रिप्रेजेंट वन स्पीसीज। वो एक स्पीसीज को इकट्ठे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि किसी भी पॉपुलेशन का मेंबर किसी दूसरे पॉपुलेशन के मेंबर के साथ इंटरब्रीड कर सकता है। इसको जेनेटिक टर्म में हम लोग कहेंगे कि दे हैव द एबिलिटी टू शेयर कॉमन जीन पूल। वो कॉमन जीन पूल को शेयर कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम दिस ग्रुप वुड बी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। दैट मीन्स कि इस ग्रुप का कोई मेंबर इस तरह के अन्य किसी ग्रुप के मेंबर के साथ इंटरब्रीड नहीं करेगा। इफ यू इंटेंड टू क्रॉस प्लांट ऑफ मेज विथ प्लांट ऑफ पैडी, तो ये इंटरब्रीडिंग नहीं होगा। तो इस तरह का इंटरब्रीडिंग ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन जो होगा, विच विल बी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम सच ग्रुप, वुड रिप्रेजेंट बायोलॉजिकल स्पीसीज। यही बायोलॉजिकल स्पीसीज को रिप्रेजेंट करने जा रहा है। अब यहाँ पे जो मुद्दा आएगा वो ये होगा कि जो बायोलॉजिकल स्पीसीज होगा उसकी वो हाउ दैट विल बी मेंटेन्ड। तो जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का जो मैकेनिज्म होगा उसकी इंटिटी को मेंटेन करने के लिए जिम्मेवार होने जा रहा है। रिप्रोडक्टिवली जो वो आइसोलेटेड रहेंगे, ये चीज़ उनको मेंटेन करने के लिए क्या होगा, जिम्मेवार होने जा रहा है। यहाँ पे पॉपुलेशन को बताने के लिए मैंने एक दो आर्गुमेंट यहाँ पे रखा है। जैसे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हम लोग किसको कहते हैं, तो वी रिप्रेजेंट वन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, और इसका मतलब होता है कि डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी दैट कैरीज आउट लाइफ प्रोसेसेस विच आर सेपरेटेड फ्रॉम लाइफ प्रोसेसेस ऑफ अदर सच यूनिट्स। हम एक डिस्टिंक्ट यूनिट है, एंटिटी है, जिसकी अपनी लाइफ प्रोसेसेस हैं, और ये लाइफ प्रोसेसेस दूसरे इस तरह के किसी अन्य एंटिटी के लाइफ प्रोसेसेस से सेपरेटेड है। लेकिन इस तरह के इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का किसी पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में एट ए पार्टिकुलर टाइम जो क्लस्टर होगा, जो ग्रुप होगा, उसी को पॉपुलेशन कहेंगे। और इस तरह के पॉपुलेशंस का जो समूह होगा, उस समूह को आप कहेंगे कि वो क्या है, स्पीसीज होने जा रहा है। अब यहाँ पे जो मुद्दा आया, वो मुद्दा ये था कि जो बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट है उसके अनुसार दो बातें ज़रूरी हैं, इंटरब्रीडिंग अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज, और दूसरी बात कि उनका रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब हमें ये बात देखनी है कि इस कंसेप्ट का कोई लिमिटेशन, ये कंसेप्ट क्या यूनिवर्सल है, इसका कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है, या इस कंसेप्ट के भी सर्टेन लिमिटेशंस हैं। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट आउट करने जा रहे हैं कि इस कंसेप्ट के भी सर्टेन लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशन इसका होगा, तो ये डिफिनीशन बेस्ड किस पे है, दो बातों पे, कि ये इंटरब्रीड करेंगे इसके मेंबर, और दूसरी बात कि एक स्पीसीज का जो मेंबर होगा वो दूसरे स्पीसीज के मेंबर के साथ इंटरब्रीड नहीं करेगा, यानी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन वुड एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट टू स्पीसीज, ये बात होगी। अब रही बात कि इंटरब्रीडिंग वाली बात, क्या हर स्पीसीज के हर मेंबर में संभव है, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे पॉइंट, दो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस मिलेंगे। एक, मोनेरा का जो भी मेंबर होगा, जो प्रोकैरियोट्स होंगे, जो बैक्टीरिया होंगे, none of them show typical biological the typical sexual reproduction। जो मोनेरा का मेंबर होगा उसमें कोई भी टिपिकल सेक्सुअलिटी आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। वहाँ तो ये भी आप देखिएगा कि एक पार्टिकुलर जो बैक्टीरियम होगा दैट कैन हैव डीएनए ऑफ ए स्पीसीज दैट बिलोंग्स टू अनदर किंगडम, वो दूसरे किंगडम के मेंबर का डीएनए भी ले सकता है। तो जो टिपिकल सेक्सुअलिटी होगा, दैट टिपिकल सेक्सुअलिटी वुड बी एब्सेंट इन मेंबर्स ऑफ मोनेरा या प्रोकैरियोट्स। और दूसरी तरफ फंजाई में ग्रुप जो होगा वो ग्रुप ड्यूटेरोमाइसिटीज या फंजाई इम्परफेक्टाई कहलाएगा, और ये जो ग्रुप होने जा रहा है फंजाई इम्परफेक्टाई या ड्यूटेरोमाइसिटीज, उस केस में आप लेकर के देखिएगा कि उसके मेंबर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्टेड ही नहीं है। दे डू नॉट शो परफेक्ट स्टेज, वो परफेक्ट स्टेज यानी सेक्सुअल स्टेज वो शो ही नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर मेंबर्स ऑफ दिस पार्टिकुलर ग्रुप। यही वजह है कि वो
ग्रुप का ये जो होंगे वो इस पार्टिकुलर ग्रुप का मेंबर होने जा रहे हैं, इसी आधार पे वो उस पार्टिकुलर ग्रुप का मेंबर होंगे। दूसरी जो बात आप लेकर के देखेंगे वो क्या होने जा रहा है, तो दूसरी बात आप ये लेकर के देखिएगा, दूसरा जो मुद्दा आएगा वो ये होगा कि रिप्रोडक्टिव कंपैटिबिलिटी इंडिविजुअल्स की टेस्ट करने के लिए कि वो पार्टिकुलर स्पीसीज से ताल्लुक़ रखते हैं या नहीं रखते हैं, डेफिनेटली उनको इंटरब्रीड करना होगा। अब ये जो उनकी जो हम लोग ये देखें कि पार्टिकुलर जो भी मेंबर है वेदर दैट बिलोंग्स टू वन पार्टिकुलर स्पीसीज और नॉट, वो किसी पार्टिकुलर स्पीसीज से बिलोंग करता है या नहीं करता है, इसके लिए आपको देखना होगा कि वो उसी स्पीसीज के दूसरे मेंबर के साथ इंटरब्रीड कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन इज इट पॉसिबल इन एवरी केस? अगर डेड ऑर्गेनिज्म है तो क्या होगा, फॉसिल है तो क्या होगा, या फिर बहुत ही यंग है या बहुत ही ओल्ड है, अगर एनिमल की बात करें तो क्या होगा? ऑब्वियस है कि ऐसे कंडीशन हैं जहाँ पे आप उनको इंटरब्रीड नहीं करा सकते हैं। एक और बात है कि कोई एनिमल अगर है और वो कैप्टिविटी में है तो देयर आर नंबर ऑफ स्पीसीज which never reproduce in captivity। कैप्टिविटी में वो रिप्रोड्यूस करते ही नहीं, दैट हैज़ नॉट बीन रिपोर्टेड, उसको रिपोर्ट नहीं किया गया। आपने देखा भी होगा न्यूज़पेपर वगैरह में कभी कभार ये खबर छपती है कि अमुक स्पीसीज ने अमुक जू में बच्चों को जन्म दिया। ये न्यूज़ क्यों होता है? न्यूज़ इसीलिए होता है कि वो पार्टिकुलर स्पीसीज में भी कि उस पार्टिकुलर देश में या किसी भी दुनिया के किसी भी जू में उसने कैप्टिविटी में रिप्रोड्यूस नहीं किया। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो गया तो ये खबर बनती है। तो रीजन बहुत सिंपल सा है, खबर इसीलिए बनती है क्योंकि कैप्टिविटी में उसने टिल डेट रिप्रोडक्शन नहीं किया होगा। तीसरी अगली जो बात आप इसमें लेकर के देखेंगे वो क्या होगा, तो अगली बात ये होने जा रही है कि सिर्फ यही नहीं कि इंटरब्रीडिंग एक स्पीसीज के मेंबर्स में नहीं भी देखा जाता है, ये भी है कि दो अलग अलग स्पीसीज के मेंबर्स जो होंगे उनके बीच में भी इंटरब्रीडिंग हो सकता है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हर केस में हो ये ज़रूरी नहीं है। अब इसमें कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे आपको पता है कि डंकी और हॉर्स दो डिफरेंट स्पीसीज होने जा रहे हैं, लेकिन मेल डंकी और अगर मेयर को क्रॉस करें तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड बनता है एंड दैट इज नोन एज म्यूल। उसी तरह अगर आप स्टैलियन को और फीमेल डंकी को क्रॉस करें देन यू विल फाइंड कि वहाँ बनेगा क्या चीज़, हिनी बनने जा रहा है। टाइगर और लायनस को लेकर के देखें तो टाइगर और लायनस के बीच में भी हाइब्रिडाइजेशन आपको दिखाई पड़ेगा एंड दैट विल फॉर्म टाइगॉन। उसी तरह अगर टाइग्रेस और लायन को लेकर के देखें तो लाइगर जो होंगे वो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड के रूप में जन्म लेते हैं। उसी तरह अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स में जितने भी येलो पॉलीप्लॉइड्स हैं ऑल ऑफ देम आर हाइब्रिड, ये सारे के सारे इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड हैं। तो प्लांट में तो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड्स आर वेरी कॉमन, मैंने उसको अनकॉमन नहीं कहा जा सकता। अच्छी खासी संख्या जो होगी प्लांट में इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड की होने जा रही है। मैंने कहा ना कि एक पूरे ग्रुप के रूप में येलो पॉलीप्लॉइड्स को आप रख सकते हैं और बहुत सारे क्रॉप प्लांट्स जो हैं वो येलो पॉलीप्लॉइड्स कहलाते हैं। वेरी गुड एग्जांपल इज वीट, जो हम लोग का ब्रेड वीट है, जिस वीट से रोटियां, जिस वीट से गेहूं मिलता है, और वो जो होगा ब्रेड वीट जो होगा वो भी एक येलो पॉलीप्लॉइड है, उसकी भी ओरिजिन में दो स्पीसीज की इन्वॉल्वमेंट मानी जाती है। उसी तरह टोबैको प्लांट में भी ये बात आप कह सकते हैं। अब ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों का, इन लिमिटेशंस का क्या मतलब है, तो उसके बारे में बस ये एक बात कही जाएगी कि यस देयर आर लिमिटेशंस ऑफ दिस पार्टिकुलर कंसेप्ट, लेकिन टैक्सोनॉमी में वी डोंट हैव बेटर अल्टरनेटिव, हमारे पास कोई बेहतर अल्टरनेटिव नहीं है एंड दैट्स वाई हमको इन्हें यूज़ करना होगा। हमें इन्हें इसी कंसेप्ट को हमें इसलिए यूज़ करना है क्योंकि हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है तो फिर बायोलॉजिकल स्पीसीज को विथ इट्स लिमिटेशन यू विल हैव टू यूज़, और एग्जैक्टली यही बात आपको दिख भी रही है यहाँ पे। इसके बाद दो टर्म आया है पॉलीटिपिक एंड मोनोटिपिक स्पीसीज। तो अगर किसी स्पीसीज में एक ही सब स्पीसीज होगा तो मोनोटिपिक कहेंगे, एंड इफ ए पार्टिकुलर स्पीसीज इज गोइंग टू हैव मोर देन वन सब स्पीसीज तो उसे हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, पॉलीटिपिक स्पीसीज है। एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक स्पीसीज पे थोड़ा सा ध्यान दे करके आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश की है। यहाँ मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ जो डॉटेड हमने बनाया है वो सारे अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं
एक पार्टिकुलर पॉपुलेशन है किसी एक स्पीसीज के और ये तमाम उसके मेंबर्स हैं, और ये जो एक इस पॉपुलेशन में एक हिस्सा जो हमने सेपरेट किया है, वो पहले ये मेंबर्स बाकी मेंबर्स के साथ इंटरब्रीड कर सकते थे, कर रहे थे, लेकिन मे बी कि सर्टेन जेनेटिक वजह की वजह से इस पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का इंटरब्रीडिंग उसी पॉपुलेशन के दूसरे मेंबर के साथ रुक गया। तो वो चूंकि वो जो ग्रुप था उसी पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में था, तो नेचुरली ये जो ग्रुप होगा, इस ग्रुप का इसके साथ इंटरब्रीडिंग अगर रुक रहा है तो ये किसी ज्योग्राफिकल वजह से नहीं होगा, निश्चित तौर पे इसके लिए जेनेटिक वजह होने जा रही है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिस मेंबर्स मे इवॉल्व इनटू ए पार्टिकुलर स्पीसीज, स्पेसिएशन हो सकता है, नई स्पीसीज का फॉर्मेशन वहाँ हो सकता है। तो ये जो स्पेसिएशन होगा इन द सेम ज्योग्राफिकल एरिया वेयर इट्स पेरेंट स्पीसीज वाज प्रेजेंट, उसी को हम लोग कहेंगे कि ये सिंपैट्रिक स्पीसीज है। स्पीसीज इवॉल्विंग इन द सेम ज्योग्राफिकल रीजन, स्पीसीज जो सेम ज्योग्राफिकल रीजन में इवॉल्व करेगा फ्रॉम पेरेंट स्पीसीज, उसको हम लोग कहेंगे कि ये सिंपैट्रिक स्पीसीज है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर इसने एक डिस्टिंक्ट स्पीसीज के रूप में अपने आप को इवॉल्व कर लिया तो ये सिंपैट्रिक स्पीसीज का उदाहरण होगा। और ये जो स्पेसिएशन का तरीका होगा, स्पेसिएशन मीन्स स्पीसीज का ऑरिजिन या स्पीसीज का डेवलपमेंट, तो ये जो स्पीसीज नया जो इवॉल्व करेगा ये सिंपैट्रिक स्पीसीज कहलाएगा। और यहाँ पे नीचे जो डायग्राम है इसमें दो अलग अलग पॉपुलेशंस हैं। जैसे मैं इसे कहूँ कि ये जो होगा ये पॉपुलेशन कोई ये पार्टिकुलर पॉपुलेशन ये मान लीजिए कि ये पॉपुलेशन ए है उसी स्पीसीज का, और इसे हम लोग कहें कि ये पॉपुलेशन बी होने जा रहा है। तो ऑब्वियस है कि उसी स्पीसीज के अगर ये दोनों पॉपुलेशन हैं तो इनके बीच में इंटरब्रीडिंग हो रही थी, लेकिन मे बी कि सर्टेन वजह से इनके बीच में इंटरब्रीडिंग बंद हो जाए। तो अगेन वही बात कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे मे इवॉल्व इनटू सेपरेट स्पीसीज, ये अलग अलग स्पीसीज में अगर इवॉल्व करते हैं तो ये जो स्पेसिएशन का तरीका होगा एलोपैट्रिक स्पेसिएशन होगा, एंड दिस स्पीसीज वुड बी नोन एज एलोपैट्रिक स्पीसीज। इन स्पीसीज को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, एलोपैट्रिक स्पीसीज होने जा रहे हैं। इसके बाद बात आती है बायनोमियल नोमेनक्लेचर की। मैंने जो टॉपिक आज का इंट्रोड्यूस किया था उसमें ये बात आपको कही थी कि एक पौधे या एक जानवर का भारत में ही 50 नाम हो सकता है। तो पूरी दुनिया की अगर बात करें तो आप कल्पना कर सकते हैं कि एक पौधे का या एक जानवर का कितना नाम पूरी दुनिया में हो सकता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए यूनिवर्सल लेवल पे एक्सेप्टेबल नाम का एक कंसेप्ट प्रपोज किया गया, और इस कंसेप्ट को बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहा गया, दैट वाज गिवन बाय लिन्नियस। और ये बेसिकली सिस्टम ऑफ नेमिंग स्पीसीज, किसी स्पीसीज को नाम देना, सिस्टम ऑफ नेमिंग स्पीसीज इज एक्चुअली बायनोमियल नोमेनक्लेचर, और ये क्रेडिट जाता है लिन्नियस को। और इस कंसेप्ट के अनुसार किसी भी स्पीसीज के नाम में 2 वर्ड होंगे, देयर विल बी 2 वर्ड्स इन द नेम ऑफ every species. The first word would be generic epithet. जैसे ये Solanum tuberosum, ये जो होगा ये नाम होने जा रहा है किसका, ये नाम होगा पोटैटो का। जैसे आप आलू कहते हैं उसका ये नाम होगा, लेकिन साइंटिफिक नेम जो होगा या बॉटेनिकल नेम जो इसका होगा दैट विल बी Solanum tuberosum। एंड अकॉर्डिंग टू बायनोमियल नोमेनक्लेचर इस पोटैटो के साइंटिफिक नेम में 2 वर्ड हैं। फर्स्ट वर्ड इज जेनरिक एपिथेट, सेकेंड वर्ड इज स्पेसिफिक एपिथेट। फर्स्ट वर्ड जो होगा जीनस को रिप्रेजेंट करेगा एंड सेकेंड वर्ड वुड रिप्रेजेंट द स्पीसीज, लेकिन इसका कोई मायने मतलब नहीं है अनलेस इट इज एसोसिएटेड विथ जेनरिक एपिथेट। जब तक वो जेनरिक एपिथेट से नहीं जुड़ा हुआ है तब तक उसका कोई मायने मतलब नहीं है। यहाँ पे जैसे कहा गया मैंगीफेरा इंडिका या टेमेरिंडस इंडिकस, ये 2 एग्जाम्पल आपको दिखाए जा रहे हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर के। अब यहाँ पे नोमेनक्लेचर के लिए जो गाइडलाइंस है वो क्या होंगे, तो हमेशा आप याद रखिएगा कि साइंटिफिक नेम में हमेशा 2 वर्ड होंगे जो लैटिन वर्ड होंगे या दे विल बी डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन। और एक और बात कि ये किसी दूसरी भाषा का भी शब्द हो सकता है, समटाइम्स ये वैज्ञानिक का नाम भी, साइंटिस्ट का नेम भी हो सकता है,
प्लेस कोई जगह भी हो सकती है, किसी दूसरी भाषा का भी शब्द हो सकता है, बट दिस वर्ड वुड बी लैटिनाइज्ड। उन वर्ड को क्या किया जाएगा, लैटिन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे एक पौधा होगा फाइकस कृष्णाई, तो अभी ऐसे उसके साथ भगवान कृष्ण का नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन उसे हम ये नहीं कहेंगे कि फाइकस कृष्ण उसका नाम है, उसे फाइकस कृष्णाई कहा जाएगा। ऐसे ही करके अगर किसी स्पीसीज में किसी स्पीसीज के साथ किसी वैज्ञानिक का नाम जोड़ना है तो उनके नाम में भी थोड़ा परिवर्तन करके उसको बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर में यूज किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं होगा कि ऑलवेज द नेम वुड बी लैटिन। अगर ये लैटिन नहीं है तो उसमें सर्टेन चेंज करके उसको लैटिन फॉर्म में लाया जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे ये कही गई कि जो दो नेम होंगे, दो वर्ड जो होंगे साइंटिफिक नेम में, पहला वर्ड जेनरिक एपिथेट जो जीनस को इंडिकेट करेगा, सेकंड वर्ड स्पीसीज को इंडिकेट करेगा। लेकिन अगेन आई रिपीट इट, जो नेम ऑफ स्पीसीज होगा उसका कोई मायने मतलब नहीं बनता है अनलेस दैट इज एसोसिएटेड विथ जेनरिक एपिथेट। जब तक वो जेनरिक एपिथेट के साथ नहीं जुड़ा हुआ है उसके उस वर्ड का कोई मतलब नहीं होता। जब साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम को आप राइट डाउन करेंगे, प्रिंट करेंगे, तो ऐसी स्थिति में उसको इटैलिक्स में लिखेंगे। अगर आपने इटैलिक्स में उसको नहीं डाला है तो वर्ड्स को सेपरेटली आप अंडरलाइन करेंगे। आप यहाँ लेकर के देखिए, इन दोनों वर्ड को मैंने जो लिखा है तो अलग अलग मैं इनको अंडरलाइन कर रहा हूँ, मैंने इसको एक साथ अंडरलाइन नहीं किया है, मैंने इन्हें एक साथ अंडरलाइन नहीं किया है। अब यहाँ पे उसके बाद दूसरी बात ये कही गई कि पहला वर्ड जो जेनरिक एपिथेट होगा दैट विल स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, और जो स्पेसिफिक एपिथेट होगा दैट विल नॉट स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, रेदर दैट विल स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। आप यहाँ पे भी फिर वही एग्जांपल, यहाँ पे एस कैपिटल है लेकिन यहाँ टी जो है स्मॉल लेटर है। ये बात आप यहाँ पे मैंगीफेरा इंडिका में देखिए, टेमरेंडस इंडिकस में देखिए, ऑलवेज यू विल फाइंड सिमिलर एप्लीकेशन, मैंने एक ही वही बात जो वहाँ पे कही गई है यहाँ आप अप्लाई की जा रही है। इसके बाद आप लेकर के देखें कि कभी भी दो जेनरिक नेम किसी एक किंगडम में नहीं अलग अलग स्पीसीज के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे यहाँ कहा गया है कि नो टू जेनरिक नेम्स इन एनी किंगडम कैन बी द सेम। दो मतलब जो नेम जेनरिक नेम जो होगा वो जेनरिक नेम एक ही किंगडम में किसी मतलब अलग अलग स्पीसीज के लिए सेम स्पीसीज के लिए यूज नहीं होने जा रहे। नो टू जेनरिक नेम इन एनी किंगडम कैन बी द सेम। दो जेनरिक नेम किसी एक किंगडम में आइडेंटिकल नहीं हो सकते। ये जो बात होगी इसको इसमें एक और पॉइंट हम लोग ऐड करेंगे, और वो पॉइंट ये होगा कि स्पेसिफिक एपिथेट में भी आइडेंटिकल, लेकिन उन स्पेसिफिक एपिथेट में हम लोग जेंडर वाइज, जेंडर अकॉर्डिंग टू जेंडर ऑफ द जीनस, उसको हम लोग चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे वापस फिर इस एग्जाम्पल पे आप आइए, जैसे यहाँ मैंगीफेरा इंडिका, टेमरेंडस इंडिकस, सोलेनम इंडिकम। अब ये इंडिकम, इंडिकस, इंडिका, ये सारा कुछ इंडिया के लिए आ रहा है, ये सारा कुछ इंडिया के लिए आ रहा है, लेकिन इनमें चेंज किए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू नेम ऑफ द जीनस। जीनस के नेम के अनुसार उसको चेंज किया जा रहा है, जीनस के नेम के अनुसार उनको आप देखेंगे कि चेंज किया जा रहा है। अब उसके बाद एक चीज़ और भी कि ये जो दोनों जेनरिक और स्पेसिफिक एपिथेट जो आप देखेंगे उसमें आप देखिएगा कि उसके साथ साथ ऑथर का भी नाम लिखा जाएगा इन एब्रीविएटेड फॉर्म, लेकिन ऑथर का जो नाम लिखा जाएगा वो रोमन में लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंगीफेरा इंडिका लिखा गया, लेकिन लिनियस ने इसको खोजा तो लिन को हम लोग रोमन में लिख रहे हैं, इसको हम लोग मतलब इटैलिक्स के फॉर्म में नहीं डाल रहे हैं, रोमन में लिखा जाता है। हालांकि अब इसमें हम लोग इतना ही नहीं लिखते हैं, उसमें पब्लिकेशन और रेफरेंस भी उसके बाद दिया जाता है, लेकिन पब्लिकेशन और रेफरेंस जो आप लिखेंगे तो उसके बाद वो नाम काफ़ी जटिल हो जाएगा। इसलिए सामान्यतः हम लोग इन्हीं दो वर्ड की मदद से स्पीसीज को रेफर कर लेते हैं। मतलब ये जो होगा वो दोनों वर्ड जो होगा मैंगीफेरा या इंडिका, या फिर कहें कि जो जेनरिक और स्पेसिफिक एपिथेट जो होगा उन वर्ड्स को लेकर के देखें, देन यू विल फाइंड कि यही दोनों वर्ड नॉर्मली, यानी जो भी हम लोग स्पीसीज का नाम लेंगे उस स्पीसीज के नाम में इन्हीं दोनों वर्ड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। नॉर्मली नेम ऑफ द ऑथर या पब्लिकेशन या रेफरेंस को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि नाम साइंटिफिक नेम ही को याद करने में तकलीफ होती है, तो ऑब्वियस है कि इसको और जटिल करने का मतलब नहीं बनता है। और उसके बाद ये कहा गया कि टैक्सोनॉमिक ग्रुप को
कोई सिर्फ एक नाम दिया जाएगा। टैक्सोनॉमिक ग्रुप को कैन हैव ओनली वन करेक्ट नेम। और फाइनली जिन शब्दों का इस्तेमाल नोमेनक्लेचर में किया जाएगा, ये शब्द शॉर्ट, प्रिसाइज और उच्चारण इनका आसानी से हो, ये ऐसा होना चाहिए, शॉर्ट, प्रिसाइज एंड इजी टू प्रोनाउंस। इतनी सारी गाइडलाइन जो होगी वो आपको फॉलो करनी होती है। एक और बात इसमें आएगी और वो ये आएगा कि नाम देने का जहाँ तक सवाल है उसके लिए सर्टेन रूल्स हैं जिनको फॉलो करके कोई भी नाम दे सकता है। तो किसी भी प्लांट या एनिमल या किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना, डिस्क्राइब करना, आइडेंटिफाई करना, नाम देना किसी के द्वारा भी किया जा सकता है, प्रोवाइडेड नाम देने में जिन रूल्स को फ्रेम किया गया है उन रूल्स को फॉलो किया जाए। तो जो पौधों के नेम के रूल्स हैं उनको वो रूल्स जो हैं वो दिए गए हैं ICBN के द्वारा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। उसी तरह जानवरों के नाम के लिए जो रूल्स हैं दे हैव बीन गिवन बाय ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। उसी तरह वायरस के नेम के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरोलॉजिकल नोमेनक्लेचर या बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर। ऐसे करके अलग अलग नाम आपको दिया हुआ है रूल्स। यहाँ पे दो ही की चर्चा की जा रही है, ICBN और ICZN, लेकिन बैक्टीरिया और वायरसेस के लिए भी, कल्टिवेटेड प्लांट के लिए भी अलग अलग कोड्स बनाए हुए हैं जिनके अंदर रूल्स आपको अलग अलग दिखेंगे। एक और बात यहाँ पे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर की आएगी। तो देखो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का कंसेप्ट ये है कि साइंटिफिक नेम मे हैव 3 वर्ड्स। The first word would indicate species, genus, the second word would indicate species and the third word would be indicating subspecies. वो subspecies को indicate करेगा। And very good example is name of our species, होमो सैपियंस सैपियंस। ये जेनरिक एपिथेट हुआ, ये स्पेसिफिक एपिथेट हुआ और ये सब स्पीसीज हुआ, ये सब स्पीसीज हुआ। तो ये अगर 3 नाम साइंटिफिक नेम में शामिल, 3 वर्ड अगर साइंटिफिक नेम में शामिल हैं तो उसको आप ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का नाम देंगे। अब यहाँ पे जो मुद्दा आएगा वो होगा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने पहले भी कहा कि ऑर्डरिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स, जो ग्रुप की जो आप ग्रुप बनाते हैं, ऑर्डरिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, जो तमाम ऑर्गेनिज्म को एक निश्चित क्रमबद्ध आप करते हैं, ये क्रम उन ऑर्गेनिज्म को कैसे दिया जाता है। डेफिनेटली दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज विच एग्जिस्ट अमॉन्ग देम, और जो सिमिलरिटीज के आधार पे ग्रुप बनेंगी उन ग्रुप के बीच में एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ क्या डिफरेंस है, ये उनके ऑर्डरिंग का आधार बनता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन के बारे में जो कहा जा रहा है कि ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स, ये जो चीज़ होगी ये बहुत इसका लंबा इतिहास है और 3 ब्रॉड तरीके हम लोग, 3 तरह के क्लासिफिकेशन को हम लोग यहाँ साइट करेंगे। पहला जो क्लासिफिकेशन होगा उसको आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन हम लोग कहेंगे। ये जो क्लासिफिकेशन होगा इट इज़ बेस्ड ऑन वन और ए फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे इसको मैं ऐसे कहूँ कि पॉलिटिशियंस क्लासीफाई, रेदर दे डोंट क्लासीफाई अस, दे डिवाइड अस। जो पॉलिटिशियंस हैं वो हमें डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई तो करते ही नहीं। वो कैसे हमें डिवाइड करते हैं, तो वो हमें डिवाइड करते हैं रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो ऐसे ही कहा जाए कि अगर पौधे का अगर वर्गीकरण किया जा रहा है, क्लासिफिकेशन अगर किया जा रहा है, एंड दैट इज बीइंग डन ऑन द बेसिस ऑफ वन और ए फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इस तरह का जो वर्गीकरण होगा उस वर्गीकरण को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है। लिनियस ने जो पौधों का क्लासिफिकेशन किया था दैट वाज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टेमेंस एंड कार्पेल्स। वो नंबर ऑफ स्टेमेन और कार्पेल पे आधारित था, दैट वाज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टेमेंस एंड कार्पेल्स। ऑब्वियस है कि ये क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था, लेकिन अगर कोई ऐसा क्लासिफिकेशन है विच इज़ बेस्ड ऑन लार्ज नंबर ऑफ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स तो उसको नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहेंगे। बेंथम एंड हुकर ने जो पौधों को वर्गीकृत किया था दैट इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल। बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और इसके बाद बात आती है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। फाइलोजेनी का क्या मतलब है, तो फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ए स्पीसीज। किसी स्पीसीज का जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होगा उसी को हम लोग फाइलोजेनी कहेंगे। और ये जो क्लासिफिकेशन होगा ऑब्वियस है
कि इट वुड बी यूजिंग फाइलोजेनेटिक प्रिंसिपल्स या इट विल बी बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री। जो फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री होगी या जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होगा उसके ऊपर अगर कोई वर्गीकरण आधारित है तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है। तो इन दिस क्लासिफिकेशन इवोल्यूशनरी एंड जेनेटिक रिलेशनशिप्स अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म को कंसिडर करेंगे। हालांकि इसमें मॉर्फोलॉजी और अन्य फीचर्स भी लिए जाएंगे, लेकिन इवोल्यूशनरी एंड जेनेटिक रिलेशनशिप्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। और इसमें जो पॉपुलर एग्जाम्पल हैं उसमें हचिंसन्स क्लासिफिकेशन या क्रॉनक्विस्ट या तख्तेजान्स क्लासिफिकेशन जो होगा उनको हम लोग शामिल करेंगे। और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की वजह से ही आज की तारीख में एक नए टैक्सोनॉमी का न्यू सिस्टमेटिक्स या बायोसिस्टमेटिक्स का डेवलपमेंट हुआ है। विद दैट वी कंप्लीट द डिफरेंट टॉपिक्स जो आज के लिए हमने रखा था कि इन टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। ये पूरी बातचीत आज यहीं पे रुकेगी। टैक्सोनॉमी मैंने शुरुआत में भी ये बात कही, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा फोकस्ड होके अगर आप काम करेंगे तो इसको तैयार करना बहुत मुश्किल नहीं होने जा रहा है। विद दैट मैसेज आई स्टॉप हियर। आप ध्यान से पढ़िए और कभी समस्या हो तो डेफिनेटली समस्या से निकलने के लिए हर संभव प्रयास कीजिए, इंक्लूडिंग टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करना। विद दैट मैसेज आई स्टॉप हियर। थैंक यू, टेक केयर, ओके।